एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बिजनेस बेस्ड सोसाइटी या इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम एक इनकलाब, इसको एक रेवोल्यूशन के तहत हम इसको देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750s में इंग्लैंड में इसका स्टार्ट हुआ और फिर ये बाकी यूरोप में फैला और बाकी दुनिया में ग्रेजुअली। इस जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इससे हमारे सामने आज तक हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के तौर पे हम आज इसको देखते हैं। लेकिन उस दौर में जो 100 इयर्स का जो हमारे पास ये था, एज था 1750 से लेकर अराउंड 1850 तक, इस दौर को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ क्या कि एक और पर्सन है जिनका मैं तज़किरा लास्ट भी करूंगा, एडम स्मिथ का। मॉडर्न इकोनॉमिक्स वगैरह में उनको बहुत उनको पढ़ाया जाता है। कैपिटलिज्म की जहां भी बात आती है तो एडम स्मिथ का तज़किरा लाजमी होता है। उन्होंने एक टर्म जनरेट की। टर्म तो बेसिकली बाद में ये जनरेट हुई और इस टर्म को जनरेट भी कार्ल मार्क्स ने किया था, जो कि कम्युनिस्ट थे। लेकिन एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म को मतलब मॉडर्न लेवल पे डिफाइन किया। हालांकि है तो बहुत पुरानी चीज ना ये, मतलब जैसे आपका केवमैन थे तो वो गारों से बाहर निकले तो जहां पे जिसको जगह मिली उसने कब्जा कर लिया। तो ये भी कैपिटलिज्म है कि आपने अपनी जो प्रॉपर्टी राइट्स अपने ले लिए या जगह पे कब्जा कर लिया और उसको अपनी ओनरशिप में ले लिया। तो ये बहुत पुरानी हमारे पास एक इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा ओल्डेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम चला आ रहा था कैपिटलिज्म। उसको अब इंडस्ट्री ने आके उसी को ऊपर उठा दिया कि इंडस्ट्री में जिसके पास पैसा है जी, वो आपका मालिक बन के बैठ जाता है और फिर वो एक्सप्लॉइट भी करता है। लेकिन एडम स्मिथ ने इसको पॉजिटिव लिया और एडम स्मिथ ने इस अपनी एक बुक है उनकी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये 1776 में पब्लिश हुई थी और इस बुक में उन्होंने काफी चीजें, इसको कैपिटलिज्म को एक पॉजिटिव वे से इसको प्रेजेंट किया। इसमें उन्होंने 3 बातें बताई हैं कि 3 चीजें होती हैं। एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी इसमें मैटर करती है, और थर्ड है इसमें कंपटीशन अमंग द सेलर्स। ये 3 चीजें मिलकर सोसाइटी को ओवरऑल एक गेन, सोसाइटी के लिए गेन बनती है, सोसाइटी को बेनिफिट देती हैं। और इस एडम स्मिथ ने इसको पॉजिटिव लेके आगे बात की थी कि कैपिटलिज्म से जो चीजें हैं वो ग्रोथ जो है ना वो स्पीड से बढ़ती है, प्रोडक्शन फोकस सारा कुछ सिस्टम होता है। लेकिन जब एक चीज को वैसे आप प्रेजेंट करते हैं तो शायद अच्छी हो, लेकिन जब वो चीज प्रैक्टिकली सामने आती है तो उसका आउटकम हम उस पर फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड है उसके फर्स्ट जो उसका फ्रूट था वो दुनिया को कैपिटलिज्म की शक्ल में मिला कि जो जागीरदार हैं, जो जिनके पास पैसा है, कैपिटल का मतलब ही होता है ना पैसा, कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट, के जो फाइनेंस है उसको कहा जाता है। तो जिसके पास पैसा है तो वो मालिक बन के बैठ गया, बाकी सारे बेचारे जो है ना वो मजदूर बन जाएंगे और यहाँ से हमारे सामने जो मॉडर्न क्लास सिस्टम है वो डेवलप होगा। इस क्लास सिस्टम के अगेंस्ट फिर अब हम अगर कहें कैपिटलिज्म को एक नेगेटिव वे में, हमें इसकी जो जो आउटकम है वो बड़ा नेगेटिव रहा, क्योंकि जो लेबर क्लास है, जो मजदूरों का तबका है, उसको बहुत ही इस्तेसाल उसका किया गया। फिर नेग्रोज को यहाँ से भर के लेके गए अफ्रीका से और इनकी मंडियां लगी अमेरिका में भी और बाकी एरियाज में भी। तो ये चीज हमें समझ आती है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड है उसने एक चीज को उठा दिया और वो था कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पैसा है, वो बन गया मालिक और बाकी जो ज्यादा मेजोरिटी है किसी भी कंट्री की वो बन गई मजदूर। अब ऑब्वियसली इस जो सिस्टम है इसको रिटेलिएशन इसने फेस करनी थी। अगर एक चीज डिप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हैं मजदूरों में और मजदूरों को मतलब 20 आवर्स उनकी ड्यूटी है और 4 आवर्स जो उनको आपने दिए हैं 4 आवर्स वो भी उनको ना रेस्ट उनको मिल सकता है, ना मेडिकल फैसिलिटीज है, ना कुछ ऐसा वैसा है। तो इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को किसी तौर पे तो बाहर आना था। तो फिर जर्मन हमारे पास फिलोसोफर हैं, एक जर्मन फिलोसोफर बहुत फेमस है कार्ल मार्क्स, वो सामने आए और उन्होंने एक और उनके साथ थे फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों ने मिलकर जी एक मैनिफेस्टो पेश किया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1844 में ये मिले पेरिस में।
बैठ के इन्होंने डिसाइड किया कि भाई दुनिया के सारे मजदूरों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। यूरोप में हर कंट्री में उन्होंने सोसाइटीज बनाई, कम्युनिस्ट सोसाइटीज बनाई। फिर पेरिस वालों ने, पेरिस गवर्नमेंट ने इनको निकाल दिया कि भाई आप जो है ना अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो उसके बाद फिर कोलैबोरेशन इनकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों के जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट थे और एक रोल उन्होंने प्ले करने की ठान ली। फिर उन्होंने दिया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उस मैनिफेस्टो में कुछ मेजर मेजर चीजें हैं जो बाद में चल के कम्युनिज्म का और मार्क्सिज्म का जो जो गाइडलाइंस है वो बनती हैं। और उसमें सबसे पहले और प्रायोरिटी पे जो जो लेबर क्लास है उसको उसको जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था, इकोनॉमिक जो उनको डिप्राइव किया जा रहा था इकोनॉमिक बेनिफिट से, या आप कह दें कि उनको रखा जा रहा था फ्रस्ट्रेटेड, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कुछ कहा कि जी 8 आवर्स पर डे ही काम होगा, इससे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे, कि 24 आवर्स में से ओनली 8 आवर्स हम काम करेंगे, और बाकी सारा जो है ना वो हम जो है ना वो इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएंगे, अपना फैमिली लाइफ भी होती है बंदे की। इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे, एक कम्युनिटी एज अ होल इसको इनको चलाएगी सारी चीजों को, कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, एक मिल है आपके एरिया में लगी हुई है, तो आपके किसी हमसाये की नहीं होगी, आपके किसी की पर्सन की नहीं होगी, बल्कि गवर्नमेंट एज अ होल उसको ओन करेगी और उसको वो चलाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट में फिर होने वाला कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म का जो मार्क्स ने कहा था कि ये खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेगा ये निजाम, क्योंकि ये अनजस्ट है, ये नाइंसाफी पे मबनी है, और ये सिर्फ उस बंदे को मतलब प्रेफर करता है, उसकी उसी की बात सुनी जाती है इसमें जिसके पास पैसा है, और वही दुनिया को रूल करेगा। तो उसके अगेंस्ट फिर मार्क्सिज्म आ गया, फिर उसी का मार्क्स ने चूंकि फिलोसफी थी तो मार्क्सिज्म है, और अगर उसी की बात को उन्होंने थोड़ा शेप अप किया कि कम्युनिटी एज अ होल इसको एक चीज को गवर्न करेगी, तो उससे बन गया कम्युनिज्म। और सोसाइटी भी एक थोड़ा सॉफ्ट टर्म है, सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म की बुनियाद रखी बेसिकली इन दोनों लोगों ने, कार्ल मार्क्स ने और जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं, इन्होंने दोनों ने। अब इसके बाद क्या होता है कि जो 1886 में एक इवेंट होता है, 1883 में तो डेथ हो जाती है, चले जाते हैं दुनिया से कार्ल मार्क्स साहब, इनकी बुक भी है दास कैपिटल, बहुत फेमस। उसके बाद जो चिंगारी इन्होंने लगा दी, या जो एक तड़प पैदा कर दी मजदूरों में मूवमेंट की शक्ल में, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में नजर आना शुरू होगी। और इसका सबसे पहले इसका आगाज हुआ अमेरिका में। शिकागो विंडी सिटी भी कहलाता है, अमेरिका का काफी फेमस शहर है। ठीक है, फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा वहां पे रह रहे हैं, नेटिव अमेरिकन वहां पे बहुत कम है, तो फॉरेनर्स ज्यादा बाकी दुनिया से। उस दौर की बात हो रही है, तो उस दौर में बात ज्यादातर उस शहर के लोग फॉरेनर्स। तो उन्होंने जी एक कंपेन स्टार्ट की मजदूरों ने मिलकर, और तमाम शहर को ये ऐलान कर 1885 से ही ये पम्फलेट सर्कुलेट करना शुरू हो गए कि 1 मई 1886 को हमने स्ट्राइक करनी है, और वो 24 आवर्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, हमने अपने राइट्स के लिए खड़े हो। उन्होंने जी 1 मई 1886 को मतलब 35,000 जो हमारे पास हैं लोग मजदूर तबके के, वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने वहां पे। और लेकिन साफ ज़ाहिर है वो नहीं मानी जाती, कैपिटलिस्ट थॉट है दूसरी तरफ, और बहुत ज्यादा रिजिड सा कैपिटलिस्ट थॉट है, जो मजदूरों को मतलब कुछ देने के हक में नहीं थे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 4 मई को 1886 को थोड़ा मॉब जैसे होता है, तो अनरेस्ट क्रिएट हो गई, और उन्होंने चीजों प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने जी ऑर्डर कर दिया कि फायर ओपन कर दिया गया, और राउंड अबाउट 8 पुलिसमैन उनकी डेथ हुई। और जो अनडिटर्मिनेड लिखा हुआ है हमारे पास, कि क्लियर नहीं पता कि कितने मजदूर उस वक्त हलाक हुए, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद थी मजदूरों की। और उस एक इतने बड़े इवेंट से हम आगे बात को बढ़ाएं, तो इतना पता लगता है कि आज अगर हम पूरी दुनिया में एक दिन 1 मई को आलमी यौम मजदूर, या क्या कहते हैं वर्ल्ड लेबर डे या वर्कर्स डे हम मनाते हैं, तो वे डे भी कहते हैं उसको, तो वो मनाते हैं, तो किस लिए मनाते हैं? इसीलिए कि उन मजदूरों की याद है। फिर ये जो
एक मतलब ट्रेंड चल पड़ा, तो अब पूरी दुनिया के मजदूरों में एक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट जो मार्क्स ने दिया था कि सारी दुनिया के मजदूर एक बहन भाई आपस में, और इनको मिलजुल के अपनी आजादी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। फिर रशिया में जो रियल जो जहाँ पे गवर्नमेंट ही पलट दी उठ के मजदूरों ने, वो 1917 में हुआ रशियन रेवोल्यूशन। पहले फरवरी में हुआ, फिर अक्टूबर में फाइनली व्लादिमीर लेनिन ने मिलके और सबने मिलके जो है ना वो वहाँ पे जो निकोलस टू थे उनको साइड पे किया, और वहाँ पे खुद जो सोशलिस्टिक थॉट और मार्क्सिस्ट व्यूज के अलगबरदार थे उन्होंने जाके कब्जा कर लिया और वहाँ पे सोशलिज्म को नाफिज कर दिया। लेनिन बहुत बड़े सोशलिस्ट थे और इनको रशिया में बड़ा रिकॉर्ड मिला बाद में, और ये एक लीडर के तौर पे उनके सामने फिर लेनिन प्राइज मिलता रहा, अब भी मिलता है। अल्लामा इकबाल को भी वो मिला था। अल्लामा इकबाल के भी ख्यालात इस्लामिक सोशलिज्म से रिलेटेड थे कि इंसाफ का जो निज़ाम था कि लेबर क्लास को उनके प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। तो ये बात हम अब इधर को आ जाएंगे फाइनली 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी को हम दो हवालों से याद रखते हैं। एक तो ये चेन हमारी चलती रहेगी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जो आपस में कोल्ड वॉर है, और उसके अलावा वर्ल्ड वॉर्स के हवाले से तो बात होगी, लेकिन इसके अलावा 20th सेंचुरी को एक और हवाले से एज ऑफ जो इन्वेंशन है उसके हवाले से भी इसको याद रखा जाता है। एज ऑफ इन्वेंशन क्यों? हर चीज जो मेजर मेजर चीजें हम आज यूज करते हैं उनकी इन्वेंशन जो है वो इसी दौर में हुई है। और अगर हम देखें, मैं एक रफ सा आइडिया दे दूं, 1903 में राइट ब्रदर्स ने एक छोटा सा हल्का फुल्का सा प्लेन उड़ाया। अगर उसकी वीडियो हमारे पास है और वो मल्टीमीडिया पे आपको दिखाऊंगा, तो वो देखेंगे वो ऐसा ऐसा चीज है कि आप देखेंगे, आपको हंसी आती है यार ये क्या, लेकिन उसके राइट आफ्टर 100 इयर्स 2003 में चले ले लें या 2000 तक, हमने क्या कुछ नहीं बना लिया था। हमने स्पेस शटल तक और बहुत एक हाइप पे चली गई हमारी टेक्नोलॉजी, और फिर स्पेस हमारे पास जो स्पेस मिशन हैं वो बहुत वंडरफुली हमने अकम्प्लिश किए। फिर उसके अलावा पाथ फाइंडर्स हैं जो मार्स के ऊपर चल रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे हमने भेजे हुए पाथ फाइंडर्स। और अब ये हमारे पास है जी, दो हवालों से हमने 20th सेंचुरी का तस्करा करना है। एक एज ऑफ इन्वेंशन के हवाले से, और दूसरा जो लार्जली हमारा डिबेट है जिसमें होनी है वह यही कि अब हम बात करें थे रशियन रेवोल्यूशन की और